विद्यार्थियों, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट अर्थात सक्रिय गमन की बात करेंगे। इसके अंतर्गत इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ solution, and during this process energy and carrier molecules required, and energy is available from ATP by the process of hydrolysis। अर्थात हम सक्रिय गमन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत आयन तथा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट निम्न तीन बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अर्थात सांद्रता गुणांक के विपरीत होता है। नंबर दो, इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा एटीपी के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है। और नंबर थर्ड, इस क्रिया के अंतर्गत कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम कोशिकाओं के अंदर एक्टिव सोडियम पोटाशियम पंप की क्रिया द्वारा समझा सकते हैं। जैसा कि कोशिकाओं के अंदर व कोशिकाओं के बाहर सोडियम आयन एवं पोटाशियम आयन की सांद्रता डिफरेंट प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंट प्रकार की होती है, जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है। पहली ह्यूमन आरबीसी, जिसमें कोशिका के अंदर अर्थात इंट्रासेलुलर साइड में सोडियम की मात्रा 11 और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में 138 है। आरबीसी में, रैट आरबीसी में 12 और बाहर की साइड 151। फ्रॉग मसल में अंदर की साइड 16 और आउटर साइड में 106। रैट मसल्स में इनसाइड 8 एंड आउटसाइड 147। और इसी प्रकार पोटाशियम की मात्रा भी डिफरेंट कोशिकाओं में, कोशिकाओं के अंदर व कोशिकाओं के बाहर अलग अलग होती है, जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है। ह्यूमन आरबीसी में कोशिकाओं के अंदर पोटाशियम की सांद्रता 91 और आउटसाइड में 4.2। रैट आरबीसी में 100 एंड 5.9। फ्रॉग मसल में 127 एंड 2.6 और रैट मसल्स में पोटाशियम की सांद्रता कोशिकाओं के अंदर 160 एंड आउटसाइड 7.3 होती है। सोडियम पोटाशियम पंप को हम नीचे दिए गए दो डायग्राम से समझ सकते हैं। यह सेकंड डायग्राम है, जिसमें सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के रोल को समझाया गया है और ऊपर वाला यह सिंपल डायग्राम द्वारा समझाया गया है। यह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। इसके ऊपर साइड कोशिका का अंदर का द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म है और निचली साइड कोशिका की आउटसाइड है। यहाँ पर ब्लैक स्पॉट में दर्शाए गए सोडियम आयन है, जबकि वाइट कलर में जो सर्कुलर बॉडी दिखाई गई है वे पोटाशियम आयन है। इसमें सोडियम आयन की मूवमेंट अंदर से बाहर की ओर दर्शाई गई है। सर्वप्रथम सोडियम आयन कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित कैरियर मॉलिक्यूल, जो कि बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है, एक विशेष प्रकार की परमिएस प्रोटीन है और कैरियर मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होती है और एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मूवमेंट हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। अब यह सोडियम आयन इस कैरियर मॉलिक्यूल के साथ एक अस्थायी बंध बनाते हैं और यह कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कहलाता है और यह कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी साइड अर्थात बाह्य दिशा की ओर मूव करता है और इसके लिए भी
ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होती है और एटीपी एडीपी प्लस आईपी में टूट जाता है और यह मूव करता हुआ कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा झिल्ली के आउटसाइड की ओर पहुंच जाता है और सोडियम आयन को अलग कर देता है और इसी प्रकार आउटसाइड में स्थित पोटाशियम आयन इसी प्रोसेस के द्वारा कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं और इस पूरी क्रिया को इस 3 रिएक्शंस द्वारा दर्शाया गया है जिसमें सोडियम आयन कैरियर के साथ मिलकर सोडियम कैरियर का निर्माण करता है और यह सोडियम कैरियर एटीपी के साथ जुड़कर एटीपी सी प्लस सोडियम को अलग कर देता है और यह एटीपी डैश सी अर्थात ऊर्जा सहित कैरियर मॉलिक्यूल एटीपीएस की उपस्थिति में एडीपी प्लस सी प्लस आईपी में विघटित हो जाता है और इस पूरी क्रिया को हम इस डायग्राम में द्वारा समझ सकते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत हम सोडियम पोटाशियम पंप के मूलभूत घटकों को इस डायग्राम में दर्शाया गया है। सोडियम आयन के कोशिका के बाहर व पोटाशियम आयन के कोशिका के अंदर की ओर सक्रिय परिवहन अर्थात एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन व पोटाशियम का कोशिका के अंदर की ओर उसकी सांद्रता के विपरीत दिशा में गमन होता है और इसके लिए प्रोटीन वाहक की आवश्यकता होती है और इस क्रिया के लिए ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वह एटीपी के विघटन से प्राप्त होती है। प्राणियों के न्यूरॉन्स कोशिकाओं में एटीपी के जलीय अपघटन के दौरान एक साथ 3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 पोटाशियम आयन अंदर की ओर मूव करते हैं और इस क्रिया के लिए एट ए टाइम जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एटीपी से प्राप्त होती है और यह क्रिया एक विशेष प्रकार के वाहक सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के रूप में कार्य करती है और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस वाहक यहाँ पर एंटीपोड के रूप में कार्य करता है। सरल भाषा में इसको समझने के लिए हम एक पार्क के अंदर एक रिवॉल्विंग गेट लगा होता है उसके बारे में हम इसका तुलना कर सकते हैं। जैसे पार्क के गेट में एक रिवॉल्विंग गेट होता है, कुछ व्यक्तियों ने पार्क के अंदर जाना है और कुछ व्यक्तियों ने उसी समय पार्क से बाहर निकलना है, तो उस रिवॉल्विंग गेट के ऊपर बाहर से अंदर जाने वाला व्यक्ति कैरियर के साथ संबंध बना लेता है और इसी प्रकार अंदर से बाहर जाने वाला व्यक्ति भी संबंध बना लेता है और वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा द्वारा गेट को रिवॉल्व करता है अर्थात रोटेट करता है और रोटेट करने के कारण बाहर का व्यक्ति अंदर मूव कर जाता है और अंदर का व्यक्ति पार्क से बाहर आ जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका के बाह्य साइड से पोटाशियम आयन 2 पोटाशियम आयन अंदर की ओर गमन कर रहे हैं और अंदर से 3 सोडियम आयन कोशिका से बाहर की ओर गमन कर रहे हैं। इसके अलावा इस क्रिया को, इन जो सभी क्रियाओं को इस कॉमन डायग्राम द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया गया है, परंतु इस डायग्राम की इस टॉपिक के अंदर कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। इसके बाद विद्यार्थियों मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत एंडोसाइटोसिस वह क्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिका के बाहर स्थित पदार्थ कोशिका के अंदर
पहुंच जाते हैं। कोशिका द्वारा पदार्थों को अंदर की ओर निगलना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस पुनः दो प्रकार का होता है, फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस। इस डायग्राम में हम फेगोसाइटोसिस की बात करेंगे, परंतु फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस समझने से पूर्व हम बात करेंगे कि कोशिका द्वारा सॉलिड पदार्थों के साथ साथ तरल पदार्थों का भी अंतःग्रहण किया जाता है। जब कोई सॉलिड फूड पार्टिकल कोशिका के अंदर जाता है तो वह क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाती है, और पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत तरल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है। पहले डायग्राम में हम फेगोसाइटोसिस की बात करेंगे, अर्थात इसका दूसरा नाम है सेल ईटिंग, अर्थात कोशिका द्वारा पिया जाना। कोशिका द्वारा खाया जाना, क्योंकि सॉलिड पदार्थ को हमेशा खाया जाता है और तरल पदार्थ को पिया जाता है, और फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं। यह डायग्राम अमीबा से संबंधित डायग्राम है और हम इसे एक साधारण कोशिका से भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में ब्लैक 3 स्पॉट दिखाए गए हैं, वह सॉलिड फूड मटेरियल है। इस सॉलिड फूड मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सीडोपोडिया पूरी तरह कैप्चर कर लेते हैं, और यह दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं कि फूड मटेरियल कोशिका के अंदर पहुंच जाता है और उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को कवर कर लेती है, और यह फूड वैक्यूल जब कोशिका के अंदर पहुंचता है तो यह फेगोसोम कहलाता है। अब यह फेगोसोम कोशिका के अंदर स्थित प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़कर फेगोलाइसोसोम का निर्माण करता है। फेगोलाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम के विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिटिक प्रकृति के होते हैं, फूड मटेरियल में उपस्थित विभिन्न पदार्थ, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लियर मटेरियल है, सभी का अपघटन कर देते हैं। और अपघटित पदार्थ जिसमें जो आवश्यक पदार्थ है वह साइक्लोसिस द्वारा कोशिका के अंदर रह जाता है, और अनुपयुक्त पदार्थ कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है, और बाहर फेंकने की क्रिया को सेल वोमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में सिर्फ पदार्थ की नेचर का अंतर है। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड मटेरियल होता है, जबकि पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत लिक्विड फूड मटेरियल होता है। और जब कोई कोशिका लिक्विड फूड मटेरियल को एनगल्फ करती है, अर्थात अंतःग्रहण करती है, तो इस क्रिया को सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, अर्थात कोशिका द्वारा पिया जाना। और इस डायग्राम में उसी प्रकार से प्रोसेस होती है कि जब तरल फूड मटेरियल अंदर आता है तो कोशिका के सूडोपोडिया उसे अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, और वह अंदर आई हुई फूड मटेरियल बॉडी पिनोसोम कहलाती है, और यह पिनोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़कर पिनोलाइसोसोम का निर्माण करती है। और पिनोलाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के लाइसोसोमल एंजाइम फूड मटेरियल को अपघटित कर देते हैं, जिससे आवश्यक कोशिका के अंदर रह जाता है और अनावश्यक पदार्थ कोशिका से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे एक्सोसाइटोसिस का। फेगोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वह कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है,
और फेंकने की इस क्रिया को एक्सोसाइटोसिस अर्थात सेल वॉमिटिंग कहते हैं, अर्थात कोशिका अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक देती है। इस महत्वपूर्ण मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अलावा यानी कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के अतिरिक्त कोशिका के अन्य कार्य भी होते हैं, जिनमें पहला कार्य है प्रोटेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न बाह्य टॉक्सिक पदार्थों से कोशिका की रक्षा करती है। और डिवीजन एंड फ्यूजन, प्लाज्मा झिल्ली डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और फ्यूजन द्वारा नए वैक्यूल का निर्माण भी करती है। नंबर थर्ड फंक्शन है रीजनरेशन एंड रिपेयर। प्लाज्मा झिल्ली जब कभी फट जाती है या टूट जाती है तो रीजनरेशन द्वारा इसकी रिपेयर हो जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतिम फंक्शन के रूप में हम कोशिका अभिज्ञान अर्थात सेल रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आधार पर विभिन्न कोशिकाओं को पहचाना जा सकता है, क्योंकि जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर आधार पर दो प्रकार के मटेरियल प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाह्य सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स की श्रृंखला होती है और इन श्रृंखलाओं के अंश को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और इसी ग्लाइकोकैलिक्स की प्रकृति के आधार पर हम कोशिकाओं को पहचान सकते हैं। और विद्यार्थियों, इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सभी कार्यों पर हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। थैंक यू वेरी मच।